नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और मैं हूं नीरज। और आज हम लोग एक ऐसे फंड के बारे में बात करेंगे जिसमें इक्विटी के अलावा भी कुछ और चीज़ें होती हैं। और ये बहुत स्पेशल होता है क्योंकि इसमें मार्केट को अलग अलग तरीके से गेज करने की कोशिश की जाती है। मैं बात कर रहा हूँ एक्सिस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में। और ये बहुत पॉपुलर होता है बहुत सारे लोगों के बीच में, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से या किसी रेगुलर इनकम के लिहाज से भी आप देखें तो बहुत पॉपुलर होते हैं इस तरह के एडवांस फंड। तो बैलेंस एडवांटेज फंड क्या होता है और इसमें किस तरीके का निवेश होता है, किस तरह की कंपनी होती है, किस तरीके के रिटर्न्स बनते हैं और ये क्यों लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर होता है, और ऐसे बाज़ार में जहाँ पे बहुत सारे एसेट क्लास पे आप लोगों की नज़र होती है उसको भी समझने की ज़रूरत है। तो आज इसी पे बातचीत करेंगे। और मेरे साथ जयेश सुंदर हैं जो इसके फंड मैनेजर हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस है और मार्केट को भी बड़ी गहराई से समझते हैं। तो जैसे कि इस शो का फोकस है कि हम लोग फंड से ज़्यादा जयेश को समझने की कोशिश करेंगे, तो आज निवेशकों के बीच में जयेश जी से बातचीत होगी। जयेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम लोग फंड पे डीप डाइव करें उससे पहले हमारी परंपरा के हम एक दो सवाल मार्केट पे समझते हैं। तो इस आज मतलब जिस सिनेरियो में मार्केट चल रहा है कि अब तो यूएस का फेड कट भी आ गया और जितना सोच रहे थे एकदम अपर बैंड पे काफ़ी बड़ा ½ % का रेट कट आया, फिर भी यूएस के मार्केट भी उतने खुश नहीं दिखे और अपने मार्केट में भी कुछ जगहों पे खुशी कहीं गम वाला माहौल है। तो कैसे इस सिचुएशन को आप एनालाइज कर रहे हैं? तो नीरज जी, जो 50 बिप्स वाला जो कट किया है यूएस फेड ने, डेफिनेटली एक पॉजिटिव सरप्राइज था। लोग ज्यादा करके एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25 बिप का कट होगा और 50 बिप का कट हुआ। इसमें एक लोगों के मन में एक कंफ्यूजन ये भी है कि कहीं ना कहीं क्या फेड, यूएस फेड जो है ये देख रहा है कि मार्केट में कुछ उनको रिस्क दिख रहे हैं या स्लो डाउन ज्यादा दिख रहा है जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा कट किया। तो ये एक रिस्क भी लोगों के मन में है जिसकी वजह से हम ये करेक्शन देख रहे हैं। और दूसरा, आप देख सकते हैं कि लास्ट फ्यू मंथ्स या आप लास्ट कुछ क्वार्टर्स आप देखें तो ये नैरेटिव काफी बिल्डअप हो रहा था कि क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है धीरे धीरे, तो एक रिट्रेसमेंट जो इन्फ्लेशन के हिसाब से बनता है तो रेट्स में भी एक करेक्शन बनता है। तो उसके हिसाब से एक नैरेटिव लोगों के मन में था कि बहुत जल्दी फेड एक रेट कट करेगा। और क्योंकि अब ये इवेंट बिहाइंड है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग भी हो रहा है। स्पेशली आप क्योंकि आप देखें कि मार्केट में काफी जगह पे ग्रोथ तो ठीक है लेकिन वैल्यूएशन थोड़े से हायर लेवल पे चल रहे हैं। तो उसके हिसाब से आई थिंक कुछ सेक्टर्स में कुछ जगह पे प्रॉफिट टेकिंग या प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है। आई थिंक ओवरऑल मार्केट पर्सपेक्टिव से आई थिंक हमें ये लगता है कि आगे चल के मार्केट और ज्यादा फंडामेंटल होगा, तो मार्केट ऐसे पॉकेट्स में जाने की कोशिश करेगा जहां पे ग्रोथ काफी ठीक चल रहा है, जहां पे कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ काफी ठीक चल रहे हैं, तो ऐसे पॉकेट्स में जाने की कोशिश करेगा और जहां पे वैल्यूएशन काफी रीजनेबल रेंज पे है। ओके। तो सुंदर, क्या ये एक समझना ठीक होगा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मार्केट थोड़ा डिवाइडेड है। जैसे लार्ज कैप में या बड़े स्टॉक्स में कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ते दिख रहे हैं वैल्यूएशन के लिहाज से भी। मिड कैप में बहुत ज़्यादा, कुछ लोग तो करें कहीं कहीं पे बबल भी है, बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं। तो एक एडजस्टमेंट का प्रोसेस होगा। तो उसको बड़ी करेक्शन या मंदी न समझ के बल्कि ये समझिए कि चर्निंग हो रही है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ना कि पिछले जो हफ्ते जो हम ये वॉलेटिलिटी देख रहे हैं उसके पहले भी आप देखें तो ये जो करेक्शन और जो रोटेशन वाला फिनोमेनन है ये चले आ रहा है कुछ महीनों से। तो कुछ सेक्टर्स में जैसे आपने कहा कि वैल्यूएशन थोड़े हायर जोन पे चले गए थे, मैं बबल तो नहीं कहूंगा लेकिन जहां पे वैल्यूएशन थोड़े से हायर जोन में चले गए थे, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो इंडस्ट्रियल्स और कैपिटल गुड्स और ये जो सेक्टर है गवर्नमेंट के पुश के वजह से काफी फ्लेवर में रहा है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर जोन में चले गए थे तो वहां पे हमने देखा कि थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हुआ। तो सेक्टर लेवल पे हम देखें तो वो रोटेशन चल रहा है, जहां पे थोड़ा सा वैल्यूएशन हायर जोन पे है वहां पे करेक्शन भी हो रहा है। ओवरऑल इंडेक्स लेवल पे हालांकि हमने इतना नहीं देखा है,
तो मार्केट के पर्सपेक्टिव से ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप इंडिविजुअल हम देखें तो हर जगह पे वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है या ग्रोथ में कोई इश्यू है। लेकिन स्पेसिफिक पॉकेट्स में जहां पे लग रहा है कि वैल्यूएशन हायर हो गए हैं वहां पे हम करेक्शन देख भी रहे हैं। मिड और स्मॉल की बात करें तो यस, वैल्यूएशन इज हायर, वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर जोन में है, बट ग्रोथ भी वहीं पे है। जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ काफी सारे मिड एंड स्मॉल कैप नेम्स में ही है। तो ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हम अगर देखें तो वहीं ग्रोथ भी है। तो यस, करेक्शन होगा कि जहां पे वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर जोन में है, बट इसको मिड स्मॉल या लार्ज के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। इसको इस हिसाब से देखना चाहिए कि ग्रोथ कहाँ पे है, एंड अल्टीमेटली आई थिंक मार्केट वहीं पे कैप्चर करने की कोशिश करेगा रिटर्न्स। ओके, तो ये है मार्केट की तस्वीर इस समय जो करंट दिख रही थी। अब बात करते हैं हम लोग एक्सेस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में। सुंदर, हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि ये फंड क्या होता है। ये जो इसके नाम से लग रहा है कुछ बैलेंस करने की कोशिश की जा रही, क्या होता है ये फंड? बिल्कुल। सो नीरज जी, बैलेंस एडवांटेज एक हाइब्रिड कैटेगरी ऑफ फंड है, जिसका मतलब ये है कि इसमें दो एसेट क्लासेस है, इक्विटी भी है और दूसरा फिक्स्ड इनकम भी है। तो इक्विटी, इसमें मेन जो एडवांटेज है कि ये एक बैलेंस बनाए रखना, जैसे आपने सही कहा कि इसमें एक बैलेंस बनाए रखने की एक कोशिश रहती है, कि रिटर्न्स भी डिसेंट इसमें जनरेट करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम इसमें यह भी कोशिश रहती है कि वॉलेटिलिटी या जो रिस्क है इसको भी कंट्रोल में रखे। तो टिपिकली ये एक ऐसे इन्वेस्टर के लिए है जो थोड़े से कंजर्वेटिव माइंडसेट रखते हैं, जिनको सिर्फ रिटर्न से मतलब नहीं है, उन्हें डिसेंट या रीजनेबल रिटर्न्स चाहिए, बट एट द सेम टाइम उनको रिस्क या वॉलेटिलिटी भी कंट्रोल में रखना है, उनको डाउनसाइड रिस्क से प्रोटेक्ट करना है। तो इसमें सबसे यूनिक फीचर इस फंड का ये है कि इक्विटी इसमें 20% से लेके 80% तक हम चेंज कर सकते हैं। तो ये एवरी पीरियोडिक बेसिस में हम इसे रिव्यू करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशन, मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो, कंपनीज की अर्निंग्स किस तरफ से जा रही हैं, वैल्यूएशन किस तरफ जा रही है। तो काफी सारे फैक्टर्स हम इसमें कंसिडर करते हैं और पीरियोडिकली हम इसको असेस करते हैं कि इक्विटी क्या लेवल पे रखना है। तो जैसे कि आप रीसेंट एग्जांपल अगर मैं लूं, तो हम 60% के आसपास का इक्विटी इसमें चला रहे हैं। तो ये एक फंड है जहां पे फंड मैनेजर का जो एक एम रहता है कि इसमें वॉलेटिलिटी कम रखे और मार्केट सिचुएशन, वैल्यूएशन, अर्निंग्स के हिसाब से इसको इक्विटी को चेंज करे, ताकि इसमें बेस्ट ऑफ जो दोनों वर्ड्स है, जो इक्विटी के अपसाइड में मिल सके, बट फिक्स्ड इनकम का जो एक स्टेबिलिटी है या जो रेगुलर रिटर्न्स है वो भी मिल सके। तो वो एक बैलेंसिंग इसमें हो जाता है। तो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये एक डिसेंट रिटर्न जनरेटिंग होता है और आपको डाउनसाइड से भी प्रोटेक्ट करता है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस आपने कहा 20 से 80% तक इक्विटी में एलोकेशन होता है, लेकिन इस वक्त आपने 60% का रखा है। क्या विद इन इक्विटी भी कोई क्राइटेरिया रखते हैं कि कितना लार्ज, मिड या स्मॉल में लगाना है, या फॉरेन वाले में भी लगा सकते हैं आप लोग? बिल्कुल। सो इसमें लार्ज मिड में कोई क्राइटेरिया है नहीं, बट क्योंकि ये एक बैलेंस्ड फंड है, जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो एम है कि इसे बैलेंस करना है, रिस्क और रिटर्न में एक बैलेंस लेके आना है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जैसे कि अभी 60% के आसपास का इक्विटी चला रहे हैं, तो हम मोस्टली लार्ज कैप ओरिएंटेड है इसमें। तो 80% के आसपास लार्ज कैप है इस फंड में और बाकी मिड एंड स्मॉल में है। तो इसमें बैलेंसिंग के हिसाब से हम इक्विटी तो एडजस्ट करते ही हैं, पर उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि लार्ज, मिड या स्मॉल में हम किस तरह से एलोकेशन करें ताकि एक बैलेंस बनाए रखें रीजनेबल रिटर्न्स और रिस्क को कंट्रोल में रखने के लिए। दूसरा एस्पेक्ट इसमें ये आता है कि वॉलेटिलिटी को कंट्रोल रखने के लिए जो पोर्टफोलियो का जो कंस्ट्रक्शन है, जो बीटा जो जिसे कहते हैं पोर्टफोलियो का, उसे भी हम इस तरह से मैनेज करते हैं कि जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है कि बीटा भी काफी कंट्रोल्ड रहे इसमें। तो एक मिक्स होता है डिफेंसिव सेक्टर्स और जो साइक्लिकल सेक्टर्स के बीच में है, उसका एक सही मिक्स हम डिसाइड करते हैं बेस्ड अपॉन जो मार्केट सिनेरियो अभी चल रहा है, अर्निंग्स और वैल्यूएशन के हिसाब से सही मिक्स क्या होना चाहिए, उस हिसाब से हम इसमें पोजीशनिंग करते हैं। तो साइक्लिकल से अपसाइड मिल जाता है और डिफेंसिव से एक स्टेडी अपसाइड भी मिलता है और एक स्टेबिलिटी भी बनी रहती है इस फंड में। इंटरेस्टिंग। सुंदर, एक चीज़ समझाइए, आपकी अभी जो डेट मार्केट है उसमें आपको लगता है कि रेट में कुछ टिंकरिंग की गुंजाइश बन रही है, कंसिडरिंग कि यूएस ने कट किया है?
बिल्कुल दोनों मार्केट आप देखें तो फ्रॉम इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से पिछले कुछ क्वार्टर से हम देखेंगे तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो फेड को भी यही मौका दिखा कि जैसे इन्फ्लेशन काफी ठीक चल रहा है अभी, और थोड़ा सा एक नॉर्मलाइजेशन जो रेट्स की जरूरत है, तो उसके हिसाब से एक कट यूएस फेड ने ऑलरेडी कर लिया है। आई एम श्योर इंडिया में भी ये एक सोच आरबीआई के माइंड में होगा कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, एक स्कोप डेफिनेटली है कि रेट कट आए। और टाइमिंग कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि इस मीटिंग में होगा या अगले मीटिंग में होगा या क्वार्टर में होगा, बट डायरेक्शनली जैसे जैसे हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं कि कूल ऑफ हो रहा है और इन्फ्लेशन ठीक हो रहा है, एक स्कोप बनता है फॉर रेट कट होने में इंडिया में। ओके, तो ये भी बैलेंस बनाने का एक एडवांटेज है इस फंड में कि रेट की जो भी ऊपर नीचे वोलेटिलिटी होगी उसका फ़ायदा आपको मिलेगा इसमें, क्योंकि ये फंड उसमें भी ध्यान देता है। तो दो का मिक्स है, इक्विटी का और डेट का, जिसमें डेट का पोर्शन फ्लक्चुएट होता है, जिसमें कि 20 से 80% इक्विटी। अब मुझे ये बताइए कि सर इक्विटी में आते हैं थोड़ा, चूँकि बड़ा पोर्शन वहीं पे 60% आपने निवेश भी उसमें कर रखा है, तो किस पॉकेट में या किस तरीके के सेक्टर्स पे आप लोग ज़्यादा बुलिश होते हैं? क्योंकि लार्ज कैप आजकल लोग कह रहे हैं कंपैरेटिवली सस्ता है, उधर ही रडार पे है आपके, या कोई खास पॉकेट आप देख रहे हैं जो आप अपने रडार पे रखते हैं, या चर्न? अच्छा, एक तो ये भी छोटा सवाल पूछा कि कितनी जल्दी जल्दी चर्निंग करते हैं, जो आपने कहा ना पीरियोडिक करते हैं, वो पीरियोडिक कितना बड़ा होता है? सो इसमें जो रिव्यू करते हैं ये तो हम मंथली करते हैं, हम्म। बट ये जरूरी नहीं है कि हर मंथ हम कुछ चेंज करें। अगर हमें कुछ बड़े ट्रेंड चेंजेस दिख रहे हैं, जैसे कि अर्निंग्स में कहीं पे हमें कट दिख रहे हैं, या अर्निंग्स उस हिसाब से हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं पैन आउट हो रहा है, या फिर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई जोन में चला जाता है, तो उसके हिसाब से हम इसको रिव्यू करते हैं और जो चेंजेस है वो करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि इसमें हम बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करें, सिनारियो के ऊपर है और जैसे जैसे मार्केट मूवमेंट्स के ऊपर है। एंड मैक्रो एंड माइक्रो जो वेरिएबल्स है इसको हम कंसिडर करते हैं। तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, इवन इसमें जो जो सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स है जो मार्केट को सेंटिमेंटली जो इम्पैक्ट करते हैं, जैसे एफआईआई फ्लोज हो गए या फिर जियो पॉलिटिक्स हो गए, इसको भी हम कंसिडर करते हैं जब हम इक्विटी और फिक्स्ड इनकम के बीच में जो एसेट एलोकेशन है इस पे जो हम डिसीजन लेते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं और इसको मंथली हम रिव्यू करते रहते हैं। लार्ज मिड स्मॉल की हम बात करें तो यस, आज ये लार्ज की तरफ ओरिएंटेड है जैसे मैंने बताया था। और मार्केट में एक और चीज, ओवरऑल मार्केट हम देखें, यस वैल्यूएशन हाई, लेकिन डेफिनेटली सेक्टर लेवल पे बॉटम्स अप हम देखें तो काफी सारे सेक्टर्स हैं जहां पे हमें अर्निंग्स ठीक लग रहे हैं और रीजनेबल वैल्यूएशन पे भी अवेलेबल है। सो फॉर एग्जांपल ऑटो सेक्टर है, आज भी ग्रोथ काफी अच्छा चल रहा है ऑटो सेक्टर में, नए लॉन्चेस हो रहे हैं एंड काफी सारे कंपनीज हैं जहां पे मार्केट शेयर गेन हो रहे हैं, प्राइसिंग काफी ठीक है, कमोडिटी प्राइसेस काफी कंट्रोल्ड है। तो वहां पे हमें एक लगता है कि ऑटो सेक्टर में यस अर्निंग्स अभी भी अच्छा चल रहा है और रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। सिमिलरली रेट कट की हम जैसे बात कर रहे थे, तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि इंडिया में भी रेट कट हो सकता है नियर फ्यूचर। तो जो रेट कट के बेनिफिशियरीज है जैसे एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस, जो सेलेक्ट बैंक्स है, वहां पे भी हम पॉजिटिव हैं। इसके अलावा एक बैलेंस बनाए रखने के लिए पोर्टफोलियो में काफी डिफेंसिव्स भी है। तो फार्मा इज वन सेक्टर जहां पे हमें काफी अच्छी तेजी लगती है, अर्निंग्स काफी स्टेडी है, स्टेडी ग्रोथ कर रही है कंपनीज। अगेन वैल्यूएशन आप देखें तो काफी एवरेज लास्ट 5 साल के हिसाब से अभी भी काफी रीजनेबल रेंज पे है। पावर इज एक और सेक्टर है जहां पे हमें लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म थीम है। इंडिया में आप देख सकते हैं कि पावर डेफिसिट बढ़ रहा है और डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो एक रिक्वायरमेंट है कैपेसिटी आने के लिए, और हमें लगता है कि यहाँ पे ग्रोथ काफी अच्छा बना होगा अगले 2-3 साल में। तो ये एक सेक्टर है जहाँ पे स्ट्रक्चरली हमें लगता है कि ग्रोथ काफी अच्छा है। तो ये सेक्टर्स है ब्रॉडली जहाँ पे हम पॉजिटिव व्यू रखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, बॉन्ड में आप जो प्राइवेट बॉन्ड लेते हैं कॉर्पोरेट्स वाले, उसमें क्या क्राइटेरिया रखते हैं? ट्रिपल ए प्लस इस तरह से कुछ? यस, सो बॉन्ड में भी जैसे इक्विटी में मैंने आपको बताया था कि 20% से लेके 80% तक इक्विटी हम मूव कर सकते हैं। तो सिमिलर सिचुएशन है फिक्स्ड इनकम की हम बात करें, वहां पे जो ड्यूरेशन का कॉल ले सकते हैं हम।
तो वहां पे काफी फ्लेक्सिबिलिटी होता है, तो मार्केट सिचुएशन के हिसाब से हम उसमें पोजिशनिंग करते हैं। एंड अभी करेंटली जैसे एक्सपेक्टेशन बन रहा था कि रेट कट की पॉसिबिलिटीज हैं यूएस में भी और इंडिया में भी, तो हमने सही टाइम पे इसमें ड्यूरेशन कॉल ले लिया था, हायर ड्यूरेशन रख के। तो जो रेट या यील्ड्स नीचे आने का जो फायदा है इस फंड को होगा। तो फिक्स्ड इनकम साइड में हम ये ड्यूरेशन कॉल लेते हैं। बट आप फिक्स्ड इनकम साइड में आप देखें, जो जो कंस्ट्रक्शन है पोर्टफोलियो का, उसमें मेनली ट्रिपल ए रेटेड सिक्योरिटीज है। तो 80% से ज्यादा जो वेटेज है वो ट्रिपल ए प्लस वाले जो सिक्योरिटीज है उसमें है, ताकि एक सेफ्टी बना रहे, और जो यील्ड्स या इंटरेस्ट रेट नीचे आने का जो फायदा है वो फिक्स्ड इनकम की तरफ से आए। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जयेश ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस फंड के अंदर खास तौर पे दो सेक्टर्स जो आईटी और बैंकिंग है उस पर उनका नजरिया क्या है। एक बार फिर से स्वागत है आपका, और आज हम बातचीत कर रहे हैं एक्सिस एडवांस बैलेंस फंड के बारे में, और जिसमें जयेश से हमारी ये बात हो रही है कि ये फंड क्यों इतना पॉपुलर है लोगों के बीच में। अच्छा, दो सेक्टर में मुझे सुंदर आपसे समझना है, एक बैंक वाला और एक आईटी। दोनों इसलिए क्योंकि आईटी सेक्टर भी एक टर्बुलेंस के दौर से गुजर रहा है। फॉरेन की एक कंपनी अगर एक कोई अपने यहाँ वो प्रमोशंस या डिले करती है, कुछ करती, तो उसका असर इतना बड़ा हो सकता है। चूँकि हम लोग को ज़्यादातर फॉरेन इनकम है, और यूएस में अगर बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम है तो हमारी आईटी कंपनी की प्रॉब्लम होगी। तो उस पर आपका क्या नज़रिया है, कंस्ट्रक्टिव है या अभी अवॉइड है? दूसरा, बैंकिंग सेक्टर भी अलग से मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि हमारा बैंकिंग सेक्टर में अर्निंग्स तो बहुत अच्छी हो रही है, स्टेबल अर्निंग, बढ़िया अर्निंग आ रही है, लेकिन पी एक्सपेंशन बिल्कुल नहीं है, या रादर कहें कि वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। 2-3 साल के रिटर्न कई तो नेगेटिव ही होंगे। इन दोनों सेक्टर पे आपका नज़रिया क्या, और आप कैसे देख रहे हैं इनको? तो बैंकिंग सेक्टर की हम बात करें तो बैंकिंग में फिलहाल जो सबसे बड़ा इशू है वो डिपॉजिट को लेके है। बैंक स्ट्रगल कर रहे हैं कि डिपॉजिट, और जब तक डिपॉजिट नहीं आएगा तब तक मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी इशू ये है कि पर्सनल लोन साइड में आरबीआई ने सही कदम उठाए थे, सही टाइम पे उन्होंने वार्न कर लिया था बैंक्स को कि वहां पे लेंडिंग थोड़ा सा स्लो डाउन करना है। तो उसके चलते थोड़ा सा वहां पे ग्रोथ पे भी स्लो डाउन आया। और हमने थोड़ा सा एसेट क्वालिटी में भी देखा कि जहाँ पे कोविड के बाद हम बहुत ही कम चल रहे थे क्रेडिट कॉस्ट में, क्रेडिट कॉस्ट अब धीरे धीरे नॉर्मल लेवल्स पे आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है क्रेडिट कॉस्ट। तो ये दो चीजें हमें देखने में आए लास्ट कुछ क्वार्टर्स में एज अ ट्रेंड। तो हमें ये लगता है कि बैंकिंग एज अ स्पेस हम एक न्यूट्रल व्यू रखते हैं, और इसमें बहुत स्पेसिफिक बैंक स्पेसिफिक व्यू लेना बहुत जरूरी है, जहां पे डिपॉजिट्स का इशू नहीं हो, जो सीडी रेशियोज है या एलडीआर रेशियोज है, ये कंट्रोल लेवल पे है, और जहां पे डिपॉजिट एक्रीशन ठीक हो रहा है, और अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन्ड है, और प्रोविजन कवरेज काफी स्ट्रांग है। तो मोस्टली जो लार्जर बैंक्स हैं वहां पे अभी भी हम पॉजिटिव व्यू रखते हैं। पी एक्सपेंशन की हम बात करें, यस हमने थोड़ा सा पी एक्सपेंशन देखा है पिछले 1-2 साल में, बट जब तक ये जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है ये नहीं ठीक होते, हमें लगता है कि ये कुछ और क्वार्टर दूर है जब ये पी एक्सपेंशन और हो सकते हैं इसमें, जब डिपॉजिट की जो सिचुएशन है वो और नॉर्मल हो जाए। और ऑलरेडी उसके साइंस हैं, तो आप देखे हो तो सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम जो लिक्विडिटी है वो अभी इंप्रूव हो रही है, तो साइंस डेफिनेटली है कि ये चीजें इंप्रूव होगी और डिपॉजिट एक्रीशन भी इंप्रूव होगी। तो इसमें ओवरऑल सेक्टर व्यू न्यूट्रल है, लेकिन हमें लगता है कि स्पेसिफिक बैंक्स काफी अच्छा कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। अभी आईटी वाले में बताइए, आईटी की प्रॉब्लम क्या है, क्यों उसमें इतनी दिक्कत अभी बनी हुई है? सो आईटी में काफी सारा अनसर्टेनिटी है। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स देखें तो यस, ग्रोथ को लेके एक अनसर्टेनिटी है, इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी को लेके अनसर्टेनिटी है, और यूएस और काफी सारे ज्योग्राफीज में इलेक्शन भी होने हैं। तो ये जो एक अनसर्टेनिटी है, तो यहाँ पे जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है या जो ट्रांसफॉर्मेशनल डील्स है, जो बड़े डील्स है, वो क्लोज नहीं हो पा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि आईटी स्पेंडिंग की रिक्वायरमेंट कम है या आईटी स्पेंडिंग की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे नीचे जा रही है।
डेफिनेटली ये सारी डील्स हैं जो नेगोशिएशन स्टेज पे है, ऑन द वर्क्स है। तो जैसे जैसे क्लैरिटी मिलती जाएगी ऑन इन्फ्लेशन ट्रेजेक्ट्री, ऑन यूएस इलेक्शंस, ऑन मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जो यूएस में है, जैसे जैसे इसमें क्लैरिटी आती जाएगी, हमें लगता है कि बड़े डील्स जो है, ट्रांसफॉर्मेशनल डील्स जो है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, ये डेफिनेटली वापस आएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा इसे इसमें टाइम लग सकता है। ये ऐसा नहीं है कि सिचुएशन बहुत ही जल्दी तेजी से ये करेक्ट ये ठीक होगा। तो आईटी करंटली जो सेक्टर काफी तेजी से इसमें रिबाउंड आया है, तो हम अभी एक न्यूट्रल व्यू रखते हैं इसमें। बट डेफिनेटली इसमें अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी हमें लगता है कि इम्प्रूवमेंट की तरफ ही जाएगा अगले एक साल में। तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, हालांकि अभी भी ये महंगे हैं वैल्यूएशन वाइज। बिल्कुल। तो क्योंकि सेक्टर रोटेशन काफी तेजी से हुआ है और आईटी सेक्टर ऑलमोस्ट क्लोज टू भी ऑल टाइम हाइज के आसपास है, तो वहां पे बहुत तेजी से जो रिबाउंड आया है, तो उसके हिसाब से यस वैल्यूएशन थोड़ा से हायर साइड में है। बट अगर हम अर्निंग्स की बात करें, डेफिनेटली हमें लगता है कि स्पेशली जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर है यूएस की, वहां पे आईटी स्पेंड्स डेफिनेटली बढ़ेंगी और डील विंस डेफिनेटली बढ़ेंगी। और अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी धीरे धीरे क्वार्टर और क्वार्टर ये इस इन सेक्टर्स में अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी जो इम्प्रूवमेंट की तरफ ही दिखेगी। क्या इसमें एक ये भी है कि बिजनेस मॉडल में थोड़ा सा चैलेंज है, क्योंकि एआई की बात बहुत चेंजेस हो रहे हैं और हम लोग उसके लिए इक्विप हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा भी समय लगेगा, इसीलिए शायद बड़ी डील्स नहीं हो रही, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि आपको इतने लोग हायर करने की ज़रूरत नहीं। तो इंडिविजुअल मतलब जैसे कि डील हो रही है तो आप पर पर्सन की बजाय बल्क डील करिए और आपसे कोई मतलब नहीं हम कितने लोग लगा के उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। क्या ये एक नेगोशिएशन का पॉइंट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है? एआई अभी काफी जो कंपनीज एआई जो टूल यूज कर रही हैं, अभी भी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में है। अभी तक कहीं पे उसका कॉन्क्रीट यूसेज नहीं हुआ है। तो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एआई को कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो हमें नहीं लगता है कि एआई की वजह से जो डील विंस अभी डिले हो रहे हैं उसमें एआई का कोई हाथ है। ये ज्यादा करके जो अनसर्टेनिटी बनी है मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में, उससे रिलेटेड। ओके। सुना, अब ये बताइए कि चूंकि हम लोगों ने काफ़ी समझा इस फंड के बारे में और सेक्टोरल नॉलेज भी, तो चूंकि हम लोगों के यहाँ बहुत तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, तो कैसे इन्वेस्टर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये फंड बड़ा ब्यूटीफुल लगता है कि अलग अलग तरीक़ों की चीज़ों को एक साथ लेके चल रहा है ये। तो चाहे यंग हो या थोड़ा एजेड हो, किस तरह के इन्वेस्टर्स को ये फंड ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, या किस तरह के इन्वेस्टर्स को इस फंड पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए? सो यस, आपने सही कहा कि जो यंग इन्वेस्टर्स हैं या जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, जो इक्विटी मार्केट के वॉलेटिलिटी अभी समझे नहीं है, तो उन्हें एक एक डर बैठा रहता है कि अगर मार्केट करेक्ट हुआ तो हम क्या करेंगे, या फिर कैसे एलोकेट करना है, कब खरीदना है, कब बेचना है। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए जो थोड़े कंजर्वेटिव माइंडसेट रखते हैं, उन जिन्हें फिक्स्ड इनकम से थोड़ा सा बेटर रिटर्न्स चाहिए, बट एट द सेम टाइम उनके मन में ये भी है कि डाउनसाइड से मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, तो उन इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छा फंड है। क्योंकि फंड मैनेजर वो जो कॉल है एसेट एलोकेशन का, इक्विटी में कितना कब रखना है, कब स्विच आउट करना है, ये कॉल फंड मैनेजर उनके लिए ले सकता है। और मार्केट साइकिल्स या मार्केट को नेविगेट करने में हेल्प कर सकता है। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और इवन जो ओल्डर इन्वेस्टर्स है, जो रिटायरमेंट के करीब हैं और उन्होंने अच्छा रिटर्न बना लिया है मार्केट में, तो उन्हें ऐसा है कि उन्हें लिमिटेड पार्टिसिपेशन करना है इक्विटी मार्केट में। बट उन्हें ये भी है कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन नहीं चाहिए। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए भी ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो जो लोग रिटायरमेंट के करीब है, वो भी कुछ अमाउंट हाइब्रिड्स या बैलेंस एडवांटेज जैसे फंड्स में शिफ्ट कर सकते हैं, जहां पे रिटर्न्स डिसेंट है और वॉलेटिलिटी और डाउनसाइड से प्रोटेक्शन। ये एसडब्ल्यू के लिए बड़े पॉपुलर होते हैं इस तरह के फंड। बिल्कुल। राइट। तो जयेश, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, और मुझे उम्मीद है कि इसके जो इन्वेस्टर हैं या जो पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं, उनको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और उनके लिए भी एक मौका होता है कि वो अपने फंड मैनेजर को सुने और समझे कि उनका फंड कैसे मैनेज हो रहा है। तो आई होप कि उनको बहुत समझ में आया होगा।
जयेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। तो इसी के साथ आज के फायदेमंद फंड्स में इतना ही। अगले हफ्ते एक नए फंड और एक नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।